जी हाँ मित्रों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। हम जो क्लासेस देख रहे हैं वो एनसीईआरटी क्लास 7th है। 7th हिस्ट्री। और इसके पहले हम 3 चैप्टर देख चुके हैं, जिसमें पहला 750 से लेकर 1750 का मोटा मोटा इतिहास है। सेकंड में हम दक्षिण भारत के कुछ नए राज्य और उनके प्रशासकों के बारे में बात करें। थर्ड चैप्टर में हमने सल्तनत काल को देखा। और आप सभी को पता है मध्यकाल में दो मेन फैक्टर होते हैं, सल्तनत काल और मुगल। तो आज हमारा जो चैप्टर होगा वो मुगल साम्राज्य है। और थोड़ा सा इतिहास और है भक्ति काल का, तो उसको भक्ति काल प्लस विजयनगर को हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम मुगल काल देखेंगे। तो जिन लोगों को क्लासेस पर डे देख रहे हैं तो उनके लिए कहना है कि क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाओ। और बेहतरीन क्लासेज हैं, इनका मजा लो। जहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना 4th चैप्टर मुगल साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है मुगलों की जो सत्ता है भारत में 1526 से बाबर के आगमन से स्टार्ट होती है। बाबर, उसके बाद हुमायूं आता है। हुमायूं का थोड़ा सा 1540 के बाद जब कन्नौज का या बेलग्राम की लड़ाई होती है तो शेरशाह सूरी उसे हरा करके राज्य पे कब्जा कर लेता है और सूरी वंश की स्थापना करता है। 1555-56 में पुनः हुमायूं वापस आता है और फिर जीत करके फिर मुगल वंश की स्टैब्लिश करता है। और देन उसके बाद हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर आता है ना। अकबर के बाद शाहजहां, जहांगीर, तो इन सारे शासकों के बारे में आपने देखा। तो हम देखेंगे मोटे मोटे चीज के कि भारतीय उपमहाद्वीप में इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना, इसकी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है, इसकी सामाजिक विशेषता क्या है, क्या विविधता है ना। एक सम्राट से दूसरे सम्राट या एक शासक से दूसरे शासक में क्या क्या अंतर आता है। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता है। विविधता आप शुरू से देखते चले आ रहे हो। कौन कौन सी विविधता है? जैसे बौद्ध आया, जैन आया, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, अरबी है, अरबी के बाद तुर्की आए, तुर्की के बाद मुगल आ गए। ये विविधता थी। और भारत छोटी छोटी जातियों, उपजातियों, अनेक धार्मिक संप्रदायों, ठीक है, अनेक मत मतांतरों को मानने वाला देश था। और काफी लंबे समय से यहाँ मंदिर स्थापत्य ये सारे काम चल ही रहे थे। तो जब मुगल आए, है ना, तो इतनी अधिक विविधता थी, शासन कर पाना अत्यधिक कठिन कार्य था। किसी भी शासक के लिए इतनी बड़ी विविधता वाले देश में शासन कर पाना मुश्किल होगा। तो इसके पूर्ववर्ती मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। ने पूर्ववर्ती यानी सल्तनत काल, उसके पहले जो वंश रहे हैं उनके उपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था। यानी जो भी शासक है, जैसे सल्तनत काल में तुम्हारा मामलक वंश आया, उसके बाद खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर लोधी, सैयद वंश वगैरह आए। तो ये बड़े छोटे छोटे टाइम के लिए, कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, इस कालों के लिए आया। लेकिन मुगल साम्राज्य ऐसा आया कि 400-500 वर्षों तक इसकी सत्ता काबिज हो गई और अंग्रेजों के आने तक बनी रही। ठीक है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 1526 के आसपास इन्होंने दिल्ली आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया, है ना। अब 16वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 16वीं सदी के लास्ट में जब अकबर आता है, अकबर शासन सत्ता पर अधिकार करता है। और जब ये आता है तो ये क्या करता है, धीरे धीरे पूरे यानी जितने भी छोटे मोटे साम्राज्य होते हैं उनको विजित करना स्टार्ट कर देता है। भाई बाबर आता है तो बाबर के समय तो इतनी सत्ता सुदृढ़ हो नहीं पाती, है ना। और फिर उसका टाइम पीरियड भी छोटा होता है। उसके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठता है, हुमायूं गद्दी पर बैठते हैं, अपने सभी भाइयों में अपना राजपाट बांट देता है। और जिससे उसके भाइयों के मत दारा, सुजा, इनके मध्य क्लैश होने लगता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। हुमायूं उससे संभल पाता है कि उधर शेरशाह सूरी उठ खड़ा होता है और वो क्या करता है, बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर भागने के लिए मजबूर कर देता है। और अकबर का फिर 20 साल के दरबार में वहाँ राजकोट, ठीक है, वहाँ अकबर का जन्म होता है ना। तो ये कहानी है। तो इस समय साम्राज्य इतना सुदृढ़ नहीं था।
कोई भी उसको छोटा शासक उसको मजबूती के साथ हटा सकता था। लेकिन जैसे अकबर का टाइम पीरियड आया, अकबर शासन सत्ता संभाली, है ना, अकबर शासन सत्ता संभालने के बाद इतना मजबूत शासन स्टार्ट किया, स्टेब्लिश किया, नए तुम्हारा नए धर्म को लेकर के काम करना शुरू किया, सभी लोगों को एक साथ लेकर के चला, इसीलिए अकबर महान हो गया। तो उन्होंने प्रशासन के ढांचे, शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके लिए राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। उनका जो प्रशासनिक ढांचा था, जो मनसबदारी व्यवस्था थी, है ना, उसकी कुछ ऐसी चीजें थी जो अभी तक टिकी हुई हैं, काम करती रही हैं। अंग्रेजों के समय भी उसकी जागीरदारी, ये सारी व्यवस्थाएं चलती रही। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके, यानी जो उनके बाद आए वो भी उससे अछूते नहीं रह सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते रहते हैं। आप सभी देखते हो 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना, सुभाष की जन्म शताब्दी पर वहां पर क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जाकर के लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं, है ना, तिरंगा झंडा फहराया जाता है, परेड वगैरह निकाली जाती है। तो ये सब क्या होता है, ये मुगल स्थापत्य ही तो है। ठीक है, आप लाल किला देख सकते हैं, ये फ्रंट है, इधर से आप अंदर जा सकते हैं, ये वाला बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो स्थान बना हुआ है, यहाँ झंडा फहराया जाता है यहीं पर, और बाकी अन्य छोटे छोटे आर्किटेक्चर बने हुए हैं, हौज खास, दीवाने आम, दीवाने खास वगैरह, जहाँ पर मुगल सम्राट बैठते थे, है ना, जहाँ पर अपनी जनता को संबोधित करते थे। ये गुम्बद बने हुए हैं जहाँ पर सेना वगैरह होती थी। तो लाल किला बहुत बड़ा है, आप घूमने जाएंगे तो टिकट लेकर के आपको घूमना पड़ेगा। इसके चारों तरफ ये चार दीवारी बनी हुई है, प्लस एक नहर खुदवाई गई है, जिससे लोग जल्दी से आसानी से इसके ऊपर चढ़ ना सके। आगे का ये मैदान सब पड़ा हुआ है, ये कश्मीरी बाग आप देख सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपने देखा। मुगल कौन थे? अब मुगल दो वंश थे, एक तो माता की तरफ से और एक पिता की तरफ से। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतुबुल निगार खानम। दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, यानी माता किसके वंश से थी? चंगेज खान से, जो महान मंगोल आक्रमणकारी हुआ, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई, उसके उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के तैमूर शासक, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई थी, वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, ये क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी इसमें सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार संघार से संबंधित थे। महान आक्रमणकारी था, हजारों लोगों, सैकड़ों लोगों को मृत्यु के घाट उतारा, है ना। आप मंगोल आक्रमण के बारे में, जब खिलजी और तुगलक वंश था तो उस समय भी पड़े, पश्चिम भारत से मंगोल आक्रमण का खतरा बराबर बना रहता था। दिल्ली में मंगोल आए और काफी मारकाट, नरसंहार किया। तो इसलिए मुगल चाहते थे कि नहीं, हम मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ऐसा, उनकी स्मृति में ऐसा जुड़ा था। यही स्मृतियां मुगलों की प्रतियोगिताओं में उज्बेकों से संबंधित थी। उज्बेक जो थे उज्बेकिस्तान के आसपास। दूसरी तरफ मुगल तैमूर वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, यानी वो अपने आप को तैमूर का वंशज मानने में किसी प्रकार की उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए क्योंकि वो महान पूर्वज 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कौन? तैमूरों ने, तैमूर वंश ने। ठीक है, तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र, ये आप देख सकते हो। ये तैमूर बैठा है, तैमूर लंग जिसको कहते हैं, और ये दरबारी गण है। ठीक है, तैमूर उसके उत्तराधिकारी, मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। मध्य में तैमूर है, उसके दाहिने ओर उसका पित्र मीरन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लड़का दादा था। उसके बाद अबू सैद, बाबर के दादा। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, बाबर के परदादा। उमर शेख, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा जिसको कहते हैं। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर, शाहजहां, और दाई क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब का चित्र। ठीक है, ये सारी चीजें तैमूरी परंपरा को मानने वाले लोग थे और तैमूर ही कहलाना अपने आप को पसंद करते थे। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया है, यानी दादा, परदादा, पुत्र, पिता, नाती, पोता, परपोता, है ना, ये सारी सबको
एक ही चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है, जो तैमूर और मुगलों के समूह की तस्वीरें पेश करता है। आ गई बात समझ में? तैमूर के इनके मुगल सैन्य अभियान देख लेते हैं। ये देख सकते हो, आगे पैदल चलने वाले सैनिक, बीच में हाथी और पीछे घोड़ों से चलने वाले सैनिक। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1454 फरगाना फरगाना है राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया। वर्तमान में फरगाना अफगानिस्तान में पड़ता है, काबुल के आसपास, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में पड़ता है फरगाना का राज्य, यानी फरगाना छोटी सी एक रियासत का उत्तराधिकारी बन गया। उसकी उम्र केवल 14 वर्ष थी। लेकिन फरगाना में इतनी ज्यादा सुविधाएं, संपन्नता नहीं थी। अगल बगल के शासकों से भी खतरा होता था। एक मंगोलों की शाखा थी, एक उज्बेकों की थी, जिसके कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी, क्या जो उसके दादा परदादाओं की गद्दी थी, उसको छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों के भटकने के बाद 1504 में काबुल पर उसने कब्जा कर लिया। अब 94 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, लेकिन फिर क्या हुआ, आक्रमणों के कारण उसे अपनी गद्दी छोड़ देनी पड़ी। फिर वो क्या किया, 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया उसने। 1556 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को तो अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, 1526 में। लेकिन हुआ ये, कहानी कहती है कि इब्राहिम के जो भाई थे उनका बेटा, और इधर राजपूत राजवंश जो थे उनका, इन्होंने बाबर को युद्ध करने के लिए न्योता भेजा था कि भारत में युद्ध करिए और इब्राहिम लोदी को पराजित कर, ठीक है, वो राजपाठा में दे दीजिए। लेकिन उनको ये थोड़ी पता था कि बाबर आकर के यही बस जाएगा और दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। वो तो ये सोचते थे अन्य आक्रमणकारियों की तरह बाबर भी आएगा, लूटेगा दिल्ली को और वापस चला जाएगा। लेकिन जैसे ही बाबर ने यहाँ की संपन्नता देखी तो उसने क्या किया, उसने यहीं बसने का निर्णय ले लिया। और ये फिर इब्राहिम के भाई और राजपूत शासकों के लिए क्या हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया। और धीरे धीरे उनके राज्यों को भी जीतना स्टार्ट कर दिया। मुगलों के सैन्य अभियानों को दिखाया गया, इसे ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम, अहोम असम के आसपास का एरिया था। ठीक है, इसको हम 7 चैप्टर में सिखों, अध्याय 8 मेवाड़ मारवाड़, अध्याय 9 के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद, ईरान से अकबर और हुमायूं के बीच संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर का अधिग्रहण से दक्कन के युद्ध का अंत हो पाया? नहीं हो पाया। ठीक है, औरंगजेब का शासनकाल मतलब हिंदू धर्म का नरसंहार का काल था। इसने बहुत ऐसे काम किए जो हिंदू धर्म के खिलाफ थे, और ये दक्षिण के अभियान के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अगर दक्षिण का ये अभियान छोड़ देता तो शायद मुगल वंश थोड़ा बहुत और आगे बढ़ सकता था, लेकिन इससे इसका धन संग्रह भी समाप्त हुआ। ठीक है, तो औरंगजेब को भी पढ़ेंगे। अब ये एक देख लो, ये बारूद की तोपें, चलने वाली तोपें थी, है ना, ये सारे लड़ने वाले वीर हैं। 16वीं शताब्दी में युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर पहली बार बताया जा रहा है, लेकिन इसके पहले विजयनगर साम्राज्य में इन सब चीजों का प्रयोग हो चुका था। ठीक है, तो भारत में तोप बारूदों का प्रयोग पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी हो चुका था। बाबर ने इनका पहला प्रयोग, ठीक है, 1526 में भी किया था, पानीपत की लड़ाई में। ठीक है, इसीलिए युद्ध ये जीत पाया। अब मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 से 1530। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया और दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली आगरा, आगे बात समझ में। उसके बाद 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं उनके समर्थकों को हराया। जिन्होंने उनको बुलाया था उन्हीं की ऐसी तैसी करने लगा। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपने मृत्यु के पहले दिल्ली आगरा पर मुगल नियंत्रण स्थापित कर लिया इसने। ठीक है, ये रहा बाबर। उसके बाद हुमायूं आता है 1530 से 40, 10 वर्ष ये और 1 वर्ष ये। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिनिधियों से फीका पड़ गया। उसको लगा कि जब भी अफगान शासकों से युद्ध होगा मेरे भाई मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन जो कामरान था, कामरान थोड़ा नालायक किस्म का था। वो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था और वो हुमायूं को खुद हराना चाहता था। अब सोचो, भाई भाई आपस में प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी महत्वाकांक्षा के कारण क्या हुआ, शेर खान यानी अफगान शासकों ने क्या किया, हुमायूं को परास्त करना शुरू कर दिया। शेर खान ने
हुमायूं को 2 बार हराया, पहला चौसा के युद्ध में और अंतिम 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने पर बाध्य कर दिया। अपने बीवी बच्चे लेकर के वो क्या हुआ, भाग निकला। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शासकों की मदद ली। सफाविद शासक जो थे, जहां से ये लोग शासक बनने की एक शपथ टाइप की लेके आते थे। 55 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु अगले वर्ष इमारत की दुर्घटना में उसके कारण मृत्यु हो गई, सीढ़ियों से गिर करके वो मारा गया। ये उसका छोटा सा काल था। लेकिन ये क्या किया इसने, ना तो इन्होंने दिल्ली को मजबूत नहीं किया, नहीं कर पाया। दिल्ली मजबूत नहीं रही। मजबूत कब हुई, अकबर के शासनकाल। इसीलिए अकबर को राष्ट्र निर्माता भी माना जाता है उस मुगल साम्राज्य का। अकबर आया 1556 से 1605। ठीक है, लगभग 44 साल, ये 5 साल, 49 साल लगभग शासन किया इसने। 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना। उसके शासन को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 से 1570 अकबर संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो। इस पीरियड में वो पर्दा पर्दा शासन के अंतर्गत रहा। बैरम खां उसका संरक्षक रहा और वो युद्ध वगैरह नहीं लड़ने जाता था, वो चुपचाप बैठा रहता था। बैरम खां सारा काम देखता था और उसके घरेलू, उसके धाय माँ, है ना, उसके अन्य पारिवारिक सदस्य वो काम करते थे। उसने सूरी अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवाड़, गोंडवाना, सौतेले भाई मिर्जा हकीम उजबेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। 1668 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़, 69 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, ये किया। 70 से 85 के मध्य गुजरात की विरुद्ध सैन्य के अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर भी अभियान चलाया। 80 के आसपास मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने एक और व्यवस्था को जटिल कर दिया। फिर विद्रोह को दबाने के लिए इसे आगे बढ़ना पड़ा। 85 से 16 को मध्य अकबर का साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम के अभियान चलाया, सफाविदों का कांधार पर कब्जा कर लिया, कश्मीर को जोड़ लिया, काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर, गोलकुंडा तक ये पहुंच गए। अपने शासन के अंतिम वर्षों ने अकबर के 7 राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़ाई, और सलीम आगे चलकर के सम्राट बन गया और जहांगीर कहलाया। ठीक है, अकबर का बेटा था सलीम, सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया है। तो सोचो, अकबर आया 1556 में, 13 वर्ष का था, है ना। 56 से लेकर के 70 तक लगभग वो 3 शासन श्रेणियों में पर्दा प्रथा, बैरम खां का संरक्षण, है ना, उसके बाद स्वतंत्र शासक रूप में काम किया। ये इनके 3 कर्मचारी हैं। लेकिन इसने साम्राज्य का उत्तर में कांधार तक पहुंच गया, दक्षिण में वो बरार, खानदेश, गोलकुंडा तक पहुंच गया, पश्चिम में बंगाल वगैरह जीत लिया, असम का भी कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया। बहुत पूर्वी भारत में नहीं जा पाया था, इधर गुजरात विजय की। और गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया, तो क्या बोलते हैं, अरे गुजरात और उसके बीच में एक किला बनवाया था, की बात करेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा। जहां गिरा है 1605 से 27। आगे मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह, मुगलों को सेवा स्वीकार कर ली। इसके बाद सिख को अहो अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए, जो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए। राजा खुर्रम, जिसको शाहजहां के नाम से जाना, उसने विद्रोह किया। शाहजहां के पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, जो असफल रही। अब देखो, यहाँ पर क्लैशेज होने लगे। क्लैशेज क्या होने लगे, एक तो खुर्रम शाहजादा बनना चाहा, दूसरा नूरजहां, ठीक है, जिसकी याद में उसने काफी इमारतें बनवाई थी, वो भी अपने आप को खुर्रम खां समझ रही थी, है ना। तो वो सारी क्लैशेज हुए। तो जहांगीर का ये इतिहास रहा। उसके बाद शाहजहां आया, दक्कन के अभियान जारी रहे। अफगान के अभिजात जहान लोदी ने विद्रोह किया, वो पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, बुंदेलों की हार हुई, ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया 32 में। अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। बीजापुर की सेनाओं को सुलह करने का निवेदन दिया। तो इसके जो पड़ोसी देश थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया, इधर पूर्वी साइड, इधर दक्षिण में, तो वो ज्यादा मतलब पूर्ण रूप से इसके अंदर में नहीं थे। वो कभी आ जाते थे, कभी चले जाते थे, कभी हार जाता था, कभी वहां वो हो जाता था, ये चलता रहा। लेकिन मध्य वाला एरिया बहुत मजबूत एरिया था मुगल साम्राज्य का, और वही इनका आधार भी था, है ना।
इसमें औरंगजेब की विजय हुई, दारा शको समेत 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। शाहजहां शेष जिंदगी आगरा में कैद कर दिया गया। अब देखो, अकबर के बाद जितने भी लोग आए ना, उसने अपने बाप को कैद में डाला, किसी ने मार दिया, किसी ने उनके साथ दगा कर दिया। फिर औरंगजेब आया, ठीक है, उत्तर पश्चिम अहोंजों से पराजय हुई। 1608 में पुनः विद्रोह किया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजय और सिखों के विरुद्ध अभियान में इसको असफलता मिली। मारवाड़ के राजपूत राठौड़ के खिलाफ विद्रोह किया। इसके कारण था कि आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार मसले में मुगल का हस्तक्षेप, मुगल उनके उत्तराधिकार मामले में हस्तक्षेप करने लगे। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध अब मुगल अभियान प्रारंभ हुआ। औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और उसको आगरा के किले खाने में बंद कर लिया। शासन साधक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। किसने? ये तुम्हारे शिवाजी ने। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया और इसने तब सफाविदों को सहयोग मिला। ठीक, मराठों का, दक्कन की सल्तनत का, सभी का सहयोग मिला। तो लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसको हराया और अकबर भाग गया, ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के खिलाफ सेनाएं भेज दी। यहीं से इसके जो साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे फिर गोलकुंडा, है ना, कर लिया। लेकिन बाद में मराठों के छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे। लेकिन फिर वहां शिवाजी के पश्चात उनके बेटे शाहजी भोसले वगैरह, इन्होंने बहुत मेहनत करी और अंततः इनको भगा ही दिया वहां से। और दक्षिण का धीरे धीरे साम्राज्य उन्हीं के अंदर में आ गया। देख सकते हो, अकबर के समय काबुल, कांधार, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, अंबर, है ना, इधर बीजापुर, कर्नाटक का गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश का अहमदनगर, बरार, उड़ीसा, गोंडवाना, इधर बंगाल, पटना, गुजरात, सिंध, यहाँ पर सब क्या है, अकबर का शासन था। 1605 के आसपास देख सकते हो कितना बड़ा अखंड भारत का निर्माण किया। इसी तरह अशोक ने किया था। अशोक की चंद्रगुप्त मौर्य तो ईरान तक पहुंच गया, लेकिन अशोक कांधार और काबुल वगैरह पर उसका कब्जा था। इधर ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ, कलिंग पर उसने कब्जा कर लिया था और नीचे का दक्षिण का कुछ एरिया था। और उसने अपने अभिलेखों में दक्षिण के जो चेल चोल पांड्य थे उनके बारे में अपने अभिलेखों में खुदवाया था। तो उसी तरह इनका साम्राज्य स्थापित हो गया। किसका? मुगलों का। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। यानी जैसे सल्तनत काल के लोग थे ना, उनका मानना था कि पिता का जो बड़ा पुत्र होगा वो उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन ये मुगल क्या करते थे, मुगल क्या कहें, चाहे चंगेज खां के वंशज हों, तुर्क हों, ये क्या करते थे, ये बड़े पुत्र पर, ये ज्येष्ठ पुत्र वाला ये नहीं मानते थे। वो मानते थे कि जो भी योग्य होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। उत्तराधिकार में वे सहदा याद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा अपनाते थे। ये एक प्रथा है जिसमें उत्तराधिकार समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, यानी राज्य को बांट दिया जाता था। ठीक है, जैसे हुमायूं ने क्या किया था, हुमायूं ने बांटा था ना अपने साम्राज्य को, शाह सुजा और सबको। अब कौन सा तरीका, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद? तो मुझे लगता है यही तरीका सबसे सही है, लेकिन सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। अब मुगलों की शादियां कब से सुनी है? जहांगीर की माँ कछवा राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान जयपुर के राजपूत के शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी मारवाड़ के शासक राजपूत के शासक की पुत्री थी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अन्य शासकों के साथ संबंध, इनके संबंध जो है ना राजपूतों से ज्यादा रहे, क्योंकि उनके विरुद्ध ये अभियान भी करते रहे। बाद में ये पुत्रियों से विवाह कर लिया, और पुत्रियों से विवाह कर लिया तो उनको मनसबदार भी देने लगे। अकबर के समय तो बहुत ज्यादा संबंध बन गए थे। मुगलों ने अनेक उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने सत्ता को स्वीकार करने के लिए इनकार कर दिया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। भाई बाबर के समय तो युद्ध ही करना पड़ा, हुमायूं के समय युद्ध करना पड़ा, लेकिन अकबर के समय संबंध थोड़ा बेहतर होने लगे। तो जहांगीर और शाहजहां के ठीक थे, लेकिन जब ये आया ना औरंगजेब, तो संबंध में फिर करवाहट आनी शुरू हुई। और कुछ अनेक मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त कर लेते थे, परंतु कईयों ने इनका विरोध भी किया, जैसे महाराणा प्रताप। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। उनकी जागीरें, जिनको वतन जागीर या वतन जागीर के रूप में वापस कर दी गई।
पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव पड़ा दिया। भाई देखो, सिसोदियों को हराया, हारने वाले शासक के साथ क्या किया जाता है सभी को पता था, लेकिन मुगलों ने उनके साथ क्या किया, सम्मानजनक व्यवहार किया। हार जाने के पश्चात भी क्या किया, उनकी जो वतन जागीरें थी उनको वापस कर दी। और जब वतन जागीरें वापस कर दी गई तो अन्य जो सरदार थे ना, वो भी युद्ध करने की बजाय मुगलों से क्या किया, संधियां करना स्टार्ट कर दिया। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रख पाना कठिन था। ठीक है। और जब शिवाजी ने मुगल सत्ता स्वीकार करने आया तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया, जिससे अपमान का क्या परिणाम हुआ, धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। ये सारी होगी। अब जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो मनसबदार और जागीरदार है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना। एकता व्यवस्था से हम तुलना कर सकते हैं। जैसे जैसे साम्राज्य में विविध क्षेत्र सम्मिलित होते थे, भाई साम्राज्य का जो आधार था वो बढ़ता गया। मुगल शासकों ने तरह तरह के सामूहिक सदस्य समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया, चाहे वो तुरानी हो। पहले ज्यादातर तुर्की लोग होते थे, है ना। ये प्रथा किसने बदली थी, खिलजी ने बदली थी, अलाउद्दीन और तुगलक ने बदली थी। तो उसका कई लोगों ने विरोध किया था, जिसमें वो क्या, बदायूं सबसे आगे था। ठीक है। पहले तुर्की सरदार सब कुछ बड़े पदों पर कायम होते थे, छोटे पदों पर दिल्ली के जो पुराने मुस्लिम थे वो सब आ जाते थे और अन्य लोगों को मौका दिया जाता था। लेकिन मुगल शासन में क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या है, धर्म का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था, फारसी भाषा का प्रयोग होता था। लेकिन अब छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों, अन्य समूहों को सम्मिलित कर लिया। अब जब ये साले सम्मिलित हो जाएंगे तो क्या होगा, शासन का आधार बढ़ेगा, आधार वर्चस्व भी कायम होगा। अब लोग सम्मान की नजर से मुगल शासन को देखेंगे। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर साहब मनसबदार कहलाते थे। सल्तनत काल में क्या होते थे, इक्तादार होते थे, इक्तेदार। उसके पहले सामंत होते थे, उसके पहले खुद मुकद्दम चौधरी होते थे। मनसबदार का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। अब चार श्रेणियां थी। मुगलों के द्वारा चार श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ठीक है। पद वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होगी दरबार में, अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बड़ी थी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व तो मैनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उसे घुड़सवार रखते थे। जैसे 100 जात है तो उसे 200 घुड़सवार रखने पड़ेंगे। 50 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। और बहुत सारे राजपूत और मराठा शासकों को 5000 के ऊपर के मनसब दिए गए थे। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 की जात की पदवी के थे। औरंगजेब में ये 79 हो गए। इसका अर्थ हुआ कि राज्य का खर्च बढ़ गया होगा। लेकिन हो सकता है मनसबदार छोटे छोटे हो गए। मनसबदार अपने सवारों के निरीक्षण के लिए लाते थे, वे अपने सैनिकों को घोड़ा दगवाते थे। इसको कहते हैं दाग एवं हुलिया। ये सल्तनत काल से ही स्टार्ट हो गई थी। दाग मतलब घोड़े पे दाग मार दिया जाता था, तो एक निशानी और पंजीकरण करवाना पड़ता था, जिससे क्या होता था कि कहीं मनसबदार बूढ़े किस्म के घोड़े ना ले आए, है ना। तो इसलिए, और उन्हीं कार्यवाही के बाद सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। ठीक है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। यह तकरीबन एकताओं के समान थे। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, ना ही वे उन पर प्रशासन करते थे। एकता में क्या होता था, एकते में न्याय भी करना होता था, इक्तेदार को प्रशासन भी करना होता था। ठीक है। कर भी वसूल करना होता था, और जो भी अव्यवस्था फैलती थी उसको पूरा करना होता था। नहर, तालाब वगैरह सब बनवाने पड़ते थे। लेकिन मनसबदार को ये सारे काम नहीं करने होते थे। ठीक है। केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, सिर्फ वो पैसा एकत्रित कर सकता था, न्याय नहीं कर सकता था। प्रशासन ये सब कौन करता था, सम्राट करता था। जबकि वे स्वयं के देश किसी अन्य भाग में सेवा रहते थे। मतलब मान लिया कोई मराठा क्षेत्र का है और उसे कहा, मारवाड़ में उसको मनसबदारी दे दी गई, तो ऐसा होता था।
देखो, सवारों के साथ मनसबदारी का ध्यान, शाहजहाँ के राज्यकाल में मुगल चित्र का ब्यौरा है। इस समय चित्रकारी बहुत आगे बढ़ गई थी। प्री में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हवा हवाई में नहीं रहना, नहीं रील्स देखते स्क्रॉल करते रह जाओगे, सिर्फ रील देखोगे, नाच गाना देखोगे और यूपीएससी कोई और निकाल लेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ोगे तो काम होगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, भूसा हो जाओगे और आपकी जगह पर आईएएस कोई और ही बनेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको ध्यान से पढ़िए और समझिए, और पढ़ने के पश्चात क्या करिए, उनका रिवीजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। दी के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, तो उसको अलग से कुछ न देना पड़े। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसब बड़ी थी, वेतन उसको कम होता था। मनसबदारों की संख्या भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा समय इंतजार करना पड़ा। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि जितना राजस्व वसूल कर सके कर लेते थे। ठीक है, अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर काया नियंत्रण नहीं रख पाया। मतलब वो युद्धों में ही पड़ा रहा छिड़ के, तो वो क्या करेगा। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिससे किसान विद्रोह इस समय से स्टार्ट हुआ। अब किसान और जनजातीय विद्रोह होंगे, जो क्या चलेंगे, आजादी तक भारत के चलते रहेंगे। कि अब लगान वसूली पर भयंकर जोर दिया जाने लगा। अब जब्त और जमींदार क्या होता है, ये भी सब मनसबदार आप समझ गए, एकता समझ गए। अब जब्त और जमींदार समझ लेते हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से क्या करते थे, राजस्व वसूल करते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। ठीक है, पहले इनके कई नाम थे, पुत्र था, मुकद्दम कहा जाता था, चौधरी भी कहा जाता था। ठीक है, अब इनके सबके लिए क्या था, जमींदार को जमींदार कहा जाने लगा। अकबर के राज्य मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों, कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद रूप से कर राजस्व निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की अलग अलग सूची बना गई, यानी रेट लिस्ट बना दी गई, हर फसल के लिए अलग। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था, या जब्ती क्या है, कर वसूल करना या राजस्व प्राप्त करना। ठीक है, उन स्थानों पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। उन स्थानों पे नहीं थी जहां निरीक्षण नहीं हुआ था, जहां पर हो चुका था वहीं पर, और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब भी रखते थे। यानी अब रिकॉर्ड होने लगा, मोबाइल से नहीं भैया, लैपटॉप से नहीं, रिकॉर्ड मतलब नकलनवीश ही अभी काम कर रहे थे, नकलनवीश वही क्या करते थे, सारा संग्रह करते थे, लिखते थे, समझते थे, और फिर वो क्या करते थे, जो भी उनका उसमें जमा कर दिया जाता था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अब अकबरनामा और आईने अकबरी देख सकते हैं। अकबरनामा का ही पार्ट आईने अकबरी है। अकबर ने अपनी करीब मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वो उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। पहले के भी लोग लिखते थे ना, इतिहास को 3 जिल्दों में रख लिया, यानी 3 पार्ट बनाए, और उसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों के बयान है, दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, तीसरी आईने अकबरी। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार के चित्रों,
फसलों, पैदावार, कीमतें, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकीय विवरण, यानी स्टैटिकल रिकॉर्ड। ठीक है, जो आजकल कौन कर सकता है, ये सीयू। ठीक है, ये आईने अकबरी में के तीन अकबरनामा के तीन पार्ट हैं, याद रखना। पहले में अकबर के पुराने प्राचीन लोगों का इतिहास, उनके दादा परदादा का। दूसरे में अकबर के जो वर्तमान का प्रशासन, उसकी घटनाएं, युद्ध वगैरह जो हुए उसके बारे में। तीसरा, अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, भूगोल का ब्यौरा, है ना, उस समय की भारत की सांस्कृतिक विविधताएं, जातियां, परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज। ठीक है, फसलें, फसलों की कीमतें, मजदूरी, राजस्व, सांख्यिकी, सारा कुछ दर्ज कराया। ठीक है, तो ये याद रखना। थर्ड पार्ट है आईने अकबरी, पहला कुछ और है, दूसरा कुछ और है। ओके, अकबर की नीतियां नजदीक से एक नजर डालते हैं। और ज्यादातर एग्जाम में अकबर ही पूछे जाते हैं, मेंस वगैरह में अकबर से संबंधित किए थे। उनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल के अकबरनामा विशेष रूप से आईने अकबरी में मिलता है। जैसे मौर्य साम्राज्य का कहाँ मिलता है, बताएंगे आप लोग, चाणक्य की अर्थशास्त्र में, या मेगास्थनीज की इंडिका में। ठीक है, उसी तरह अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में उसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। तो सम्राट यानी साम्राज्य के नीचे की इकाई सूबा, या राज्य, या प्रांत, सूबा कहा जाता। सूबे का प्रशासन सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जिसे दीवान कहा जाता था। कानून की व्यवस्था रखने वाले को के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे बख्शी, सैनिकों का वेतन जो देता था। सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। ठीक है, और ये न्याय भी करता था। फौजदार, सेना नायक, कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। ठीक है, ये सारे क्या करते थे, किसकी मदद करते थे, दीवान की या सूबेदार की, सॉरी सूबेदार की मदद करते थे। ठीक है, अब जहां तीर के दरबार का पर नूरजहां का प्रभाव, मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया, उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय पर सहयोग देती रही। जहाँ चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर स्वयं के किताब उत्कीर्ण और दूसरी ओर वाक्य रानी बेगम जूनजहां का नाम गढ़ा हुआ है, ये देख सकते हो। बाईं ओर दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है, उदात्त और महान महारानी नूरजहां पासा बेगम का आदेश, जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई हैं। हम कामना करते हैं नूरजहां पासा का युग इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, है ना। ये फरमान लिखा गया है। अब मतान्धता देख सकते हो, व्यक्ति क्या कहकर आशा की जाए कि वह पर बिना प्रश्न उठाए, यानी तर्क नहीं किया जाएगा। इसे धर्मांध होता है, धर्म का अंधा। ठीक है, तो उसी तरह मतान्धता क्या होती है, एक ही मत को रगड़ घिस के फॉलो करो, बिना तर्क किए, जो कहा जाए वो कर डालो, जो कह दिया जाए वो मान लो, इसे मतान्धता कहते हैं। उसी तरह धर्मांध होता है। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, बड़ी मात्रा में वो राजस्व कर सकते थे। भाई अकबर के जितने भी अभिजात होंगे ना, वो बड़ी मात्रा में अगर सेना रखेंगे तो संचालन करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो कर इकट्ठा हुआ। साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चला। अंत में अभिजातों ने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके नीचे हितों के कारण क्या हुई, कमजोर हो गई। हाँ, वो जो गुजरात विजय के बाद बनवाया था ना, वो फतेहपुर सीकरी, ध्यान नहीं आ रहा था। ठीक है, उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जुसाइट पादरियों, रोमन कैथोलिक, है ना, जरदोज धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ठीक है, ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई, जो फतेहपुर सीकरी में बना था। विभिन्न प्रकार के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श के अकबर समझते कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतमता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती हैं। वे अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति, जैसे अशोक की धम्म नीति, उसी तरह
इनकी सुलह कुल या सर्वत्र शांति की नीति का विचार आया और ये इनको धर्म बना लिया। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों से बात करते हुए चर्चा करते, देख सकते हैं आप। ये ब्राह्मण हैं, ये मौलवी हैं, ये पादरी हैं, ये स्वीट्स, ये अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं। इस सच की व्यवस्था यानी एक ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र, जैसे आप पेपर 4 पढ़ते हो ना, उसी तरह एक व्यवस्था बनाई, जैसे अशोक ने व्यवस्था बनाई थी, 14 बातों को शिलालेखों पर लिखवा दिया था कि राज्य के लोगों को, जनता को वो क्या उपदेश देना चाहता था, क्या वो बताना चाहता था। उसी तरह एक नीति शास्त्र को बनाया गया, सर्वत्र लागू की जा सकती थी, केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था उसका। ठीक है। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। ठीक है। नीति के उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों, सभी धर्मों के न्यायियों के लिए एक जगह है। यानी ईश्वरी की अनुकंपा के विस्तृत आंचल में जो ईश्वरीय अनुकंपा है, जो ईश्वर आपको अपने ऊपर, ईश्वर आप पे जो भला करते हैं वो सभी धर्मों में एक समान है, चाहे वो जिस धर्म का अनुयायी हो, सबके लिए एक है। इसलिए उनके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर सीमाएं केवल समुद्र से निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मियों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। जहां असहिष्णुता का मार्ग बंद था, यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजा में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति, सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। कौन? उसका पुत्र जहांगीर। जहांगीर ऐसा लिखता है। और उसके पश्चात मुगल अब धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा। मैंने बताया था, कोई भी टॉपिक हो, वो पहले क्या करता है, अपना परिचय देता है। जैसे बाबर ने परिचय दिया, फिर क्या करता है, आगे बढ़ता है, यानी उसमें ग्रोथ आती है, तो ग्रोथ हुमायूं, और फिर वो पीक पर पहुंचता है, यानी डेवलपमेंट के जोन में ऐसा आता है जैसे अकबर आया। और फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा पैरेलल रहता है और फिर धीरे धीरे डाउन करता है, जैसे जहांगीर। फिर डाउन आया शाहजहां। उसके बाद औरंगजेब में डिग्रेड कर गया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डाउन ही होता रहा। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के परिणामस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि हुई, वैभव बढ़ा, पैसा, है ना, फल फूल उद्यान, काफी चीजें में बहुत ज्यादा चीजें पैदा होने लगी। विदेशी यात्रियों ने वैसा धनी देश बताया, जैसा किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा। यही यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। ठीक है। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी शाहजहां के काल में। 20वें दस्तावेजों में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 में से 455 के ही थे। ठीक है। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5%। सोचो, 8,000 में से 445 ऐसे थे जिनको उच्चतम मनसब प्राप्त था, और मनसबों में इन 445 को ही 5 ये 5.6% जो हिस्सा है, इसको 61.5% राजस्व मिलता था। स्वयं उसके सवारों को वेतन के रूप में दिया जाता था। अब सोचो, 5.6% लोगों को 61% मिल गया, तो 39.5% लोगों को कितना कम मिलेगा, 38.5% लोगों को। ठीक है। तो बाकी 8,000 में 445 निकल गए, बाकी जो 7,500 7,555 बचे, उनको कितना मिलता था, 38.55। सोचो कितनी भारी असमानता है। और ये असमानता तो अभी मनसबदारों में है, आम जनता तक कहाँ पहुंचे आप? किसानों का हाल अभी कहाँ अपने पता लगा। ठीक है। मुगल सम्राट, उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं में लगा देते। खर्चे में शिल्पकारों, किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। ये व्यवस्था किसानों के लिए मौर्य काल में तो ठीक थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, राजस्व इतना ज्यादा होता गया कि किसान और शिल्पकार के लिए बड़ा मुश्किल होने लगा, और वो धीरे धीरे दरिद्रता की चपेट में आ गए। जो औपनिवेशिक काल में तो इतने ज्यादा दरिद्र हो गए कि भूमिहीन मजदूर बन गए और जमीनें चली गई सब जमींदारों के पास।
जो मुश्किल से पेट भर पाते थे, वो उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारियों और महाजन ज्यादा लाभ उठाते। ठीक है। अब देखो होता क्या था भाई, किसानों से जब 50% कर वसूला जाएगा, मान लिया 100 रुपए हैं, 50 उनको कर के रूप में देखते हैं, तो ये कल्याणकारी व्यवस्था हुई। आज की डेट में आपके पास 100 रुपए, 5%, 10%, 15% ये टैक्स की स्लैब है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, स्लैब बड़ी होती जाएगी। लेकिन यहाँ उल्टा था, सबसे कम वालों को सबसे ज्यादा देना पड़ता था। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो अपनी जो गृहस्थी थी उसको महाजन साहूकारों के पास गिरवी रखते थे, ब्याज पे पैसा लेते थे, न ब्याज चुका पाते थे, धीरे धीरे उनकी जमीन भी नीलाम हो जाती थी और उनके घर के बर्तन भी महाजनों के पास पहुंच जाते थे। सबसे ज्यादा लाभ जो होता था, महाजन ज्यादा लाभ कमाते थे। धनी किसान थे, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन बहुत लाभ उठा रहे थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों के सम्राट जैसे स्वयं सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। अवध में सादिक खां, बंगाल में मुर्शिद कुली खां वगैरह, दक्षिण में निजाम, है ना, ये क्या हुए, स्वतंत्र शासक बन गए। इनमें से कुछ नए अंश जैसे हैदराबाद, अवध में अपना नियंत्रण, वे दिल्ली के मुगल सम्राट के स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। वो मानते थे कि हम इन्हीं के लिए स्वतंत्र रूप में शासन कर लें। कई प्रांत अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान हो चुके थे। इसके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से बात समझ में आ गई। राजा और रानियां, 16वीं सदी में मुगलों लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थे। जैसे ऑटोमन तुर्की सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल है। उसके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया। इसी समय क्या हुआ ना, जो मध्य यूनान के लोग आते थे ना भारत, उनका धीरे धीरे आवागमन बंद हो जाएगा। फिर 1498 के आसपास जब ऑटोमन साम्राज्य पे तुर्कों का नियंत्रण हो गया ना, तो ये जो मार्ग था मध्य एशिया वाला, ये बंद कर दिया गया, है ना। अब यूरोप वासी इधर से सीधे नहीं आ सकते थे भारत। कैसे आएंगे, घूम के आएंगे। स्वेज नार पुली नहीं थी कि भूमध्य सागर होते हुए सीधे भारत में प्रवेश कर जाए। तो वो क्या हुए, वास्को डिगामा समुद्र की खोज करने निकला पहले 1492 में। कोलंबस रास्ते की खोज करने के लिए निकला, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया दूसरी जगहों पर। उसके बाद वास्को डिगामा पुर्तगाल से निकला और धीरे धीरे केप ऑफ गुड होते हुए वो कहाँ पहुंच गया, केरल के तट पर पहुंच गया। तो ऑटोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। एक की राजधानी इस्तांबुल बन गई, दूसरे की ये यही तुर्की बन गई। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सुलेमान वहां का शासक बन गया। इसके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया, ऑस्ट्रिया को घेर लिया, फौजों ने बगदाद, इराक को घेर दिया लिया। मोरक्को के उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना का प्रमुख की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में नौसेना ने पुर्तगालियों की चुनौती दी और सम्राट को अल कानून विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि शासन में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार भारी करों से बचाया जा सके। ठीक है। देखो, किसी भी कानून का, नियम कानून का जो विधि संहिता होती है वो क्यों बनती है, क्योंकि जब एक मानक स्थापित हो जाएगा सभी के लिए समान, तो धीरे धीरे जो शोषण होता है ना, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो इसीलिए एक देश एक कानून होना चाहिए। जैसे यूसीसी की बात भारत में हो रही है, तो सेम उसी प्रकार का किताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में क्या हुआ, बड़ी संख्या में कानून बनाए गए। इसके लक्ष्य था कि बड़े हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ध्यान रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण, ताकि लोगों का बेगार और प्रभारी करों से बचाया जा सके। ऑटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानून के कानूनी काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। ठीक है। इंग्लैंड के शासक रानी एलिजाबेथ 1558-1603, ईरान के सफाविद शासक शाह अब्बास 1558-1629, इनमें कहीं ज्यादातर रूसी शासक जार इवान चतुर्थ 1530 से, जो इवान द टेरिबल के नाम से कुख्यात था। हाँ, बड़ा वैसा शासक था। बाबर और अकबर शासन बनने के समय उसकी उम्र
ये 13 वर्ष 12 वर्ष का था, ये 13 वर्ष का था। क्या इसको फरगाना प्राप्त होता है, इसको भारत प्राप्त होता है। मनसब मंगोल सिसोदर राजपूत नूरजहां सूबेदार। नूरजहां को किससे जोड़ोगे, जहां भी उसको। सूबेदार कौन था, गवर्नर कह सकते हो। मंगोल के बेग मनसब पद था, राठौर मारवाड़ और सिसोदिया मेवाड़ के थे। ठीक है, ऐसे मिलाना है आपको। मुगल मनसबदार के बारे में पता होना चाहिए। जागीरदार जात क्या है, सवार क्या है, सुलह कुल की नीति का है, जेतादार क्या है, जब्त क्या है, जमींदार और सैदायार। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको अलग से नोट करना। ठीक है, कुछ समझना है आपको। उसके बाद नीचे कुछ मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी, ये आपको बताना है। धार्मिक विद्वान कितनी महत्वपूर्ण थी, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मुगलों के अपेक्षा तैमूर वंश से तुमने कदम कर दिया वही, एज यूजुअल। विचार करने वाली चीजें हैं, इनको आप करना, जहां भी दिक्कत हो तो हमें बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये है एनसीईआरटी क्लास 7th का 4th चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, जहां भी जो दिक्कत है बताइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।